नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। झीलों की नगरी उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप उदयपुर घूमने का टूर प्लान बना रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि यहाँ की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी हैं, तो आज हम आपको उदयपुर के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको लेकर चलेंगे उन सभी स्थानों की ओर जो कि उदयपुर में फ़ेमस हैं और आपको उदयपुर टूर के दौरान ज़रूर देखने चाहिए, और उन सभी स्थानों को हम आपको अच्छे से दिखाएंगे, जिससे कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप हमारे साथ उदयपुर घूम रहे हैं। और साथ ही हम आपको जानकारी भी देंगे कि आप उदयपुर के लिए अपना ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं, यहाँ पर आप घूमने के लिए आपको कितना समय लगेगा, अच्छे होटल्स कहाँ पर मिल जाएंगे, फूड फैसिलिटी अच्छी कहाँ पर मिल जाएगी, ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं लेक सिटी उदयपुर। राजस्थान का विख्यात शहर उदयपुर अपने इतिहास, संस्कृति और आकर्षक स्थलों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। उदयपुर शहर की स्थापना 16वीं शताब्दी में महाराणा उदय सिंह जी द्वारा की गई थी। उदयपुर की प्रसिद्धि के पीछे कारण है उदयपुर की प्रसिद्ध खूबसूरत झीलें, खूबसूरत महल, पहाड़ और उद्यान, जो कि उदयपुर की शोभा बढ़ाते हैं और पर्यटक उदयपुर को घूमने के लिए दूर दूर से खिंचे चले आते हैं। और हमारे इस उदयपुर टूर के दौरान जिन स्थानों को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वे कुछ इस तरह से होंगे कि सबसे पहले हम चलेंगे उदयपुर सिटी पैलेस को एक्सप्लोर करने, जो कि भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पैलेस है। सिटी पैलेस के बाद हम चलेंगे सज्जनगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करने, जिसे मॉनसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। सज्जनगढ़ पैलेस के बाद हम चलेंगे बागोर की हवेली को एक्सप्लोर करने, जो कि एक ऐतिहासिक स्थान है। बागोर की हवेली के बाद हम चलेंगे पिछोला झील को एक्सप्लोर करने, जहां से उदयपुर का एक अलग ही नज़ारा नज़र आता है। पिछोला झील के बाद हम चलेंगे सहेलियों की बाड़ी को एक्सप्लोर करने, जो कि एक शाही बाग है। लेकिन बस इतना ही नहीं, उदयपुर में और भी कई सारे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं जिन्हें भी हम एक्सप्लोर करेंगे। और उदयपुर के इन सभी स्थानों को घूमने के लिए हमने एक ट्रैवल पैकेज बुक किया है ट्रैवल ओज़ो कंपनी के साथ, जिसमें कि हमें सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिली हैं। अब ये सुविधाएं क्या क्या हैं और ये ट्रैवल पैकेज हमें कितने का पड़ा, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिटी पैलेस उदयपुर के साथ। संगमरमर और ग्रेनाइट से बना ये महल विशाल और आलीशान है। सिटी पैलेस की स्थापना 16वीं शताब्दी में आरंभ हुई थी। इसे स्थापित करने का विचार एक संत ने महाराणा उदय सिंह जी को दिया था। यह महल परिसर 400 वर्ष में बने भवनों का एक समूह है, जिसे बनाने में 22 अलग अलग राजाओं का योगदान रहा है। सिटी पैलेस उदयपुर में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले हमें एंट्री टिकट लेना होता है। एंट्री टिकट पर एडल्ट का 450 रुपीज़ है, यानी कि 450 रुपये है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप अपनी स्टूडेंट आईडी साथ में लेकर आते हैं तो आपका चार्ज लगता है 200 रुपीज़ का, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप भी कोई स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट आईडी ज़रूर कैरी करें, काफ़ी आपकी सेविंग यहाँ पर हो जाती है। और अगर सीनियर सिटीजन्स आपके साथ आते हैं तो 300 रुपये का चार्ज लगता है। लेकिन अगर आप सिटी पैलेस के अंदर म्यूज़ियम नहीं देखना चाहते, आप सिर्फ बाहर से कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करना चाहते हैं, बाहर जो लॉन एरिया है उसे देखना चाहते हैं, तो सिर्फ 50 रुपीज़ का कॉम्प्लेक्स का टिकट है, यानी कि बाहर आप विज़िट कर सकते हैं 50 रुपये के अंदर। लेकिन अगर अंदर जाते हैं आप तो प्रॉपर 450 रुपये आपका लगेगा, जिसमें कॉम्प्लेक्स टिकट और अंदर का जो टिकट है वो इंक्लूडेड होता है। तो अब हमने पैलेस को एक्सप्लोर करने के लिए कंप्लीट टिकट ले लिया है और चल रहे हैं पैलेस के मुख्य भाग की ओर। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा
कि जहाँ से हम टिकट परचेज़ करते हैं वहाँ से पैलेस के मुख्य भाग का डिस्टेंस लगभग 900 मीटर है या फिर लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है, जिसे आप बाय वॉक यानी कि पैदल भी पार कर सकते हैं या फिर आप गोल्फ कार्ट की सहायता ले सकते हैं। गोल्फ कार्ट का चार्ज लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का और ये चार्ज वन साइडेड होता है, यानी कि एक साइड का चार्ज 50 रुपीज़ लगता है। या फिर कुछ इस तरह की ट्रेन भी यहाँ पर चलती है जिसका भी सेम चार्ज होता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का। सिटी पैलेस के मुख्य भाग में लगभग 11 महल हैं जिन्हें देखने के लिए अब हम पैलेस के अंदर प्रवेश करेंगे। महल में सबसे पहला जो भाग हम देखने जा रहे हैं वो है शस्त्रागार, जिसे इंग्लिश में आर्मरी कहा जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र संग्रहित करके रखे हुए हैं। लेकिन शस्त्रागार का जो प्रमुख आकर्षण है वो है महाराणा प्रताप के असली ढाल, तलवार, कवच और भाला, जो कि महाराणा प्रताप स्वयं उपयोग में लिया करते थे। अब महल के एक दूसरे कंपार्टमेंट में हम आ चुके हैं जिसका नाम है बाड़ी महल। इसे गार्डन पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पैलेस है ये ज़मीन से 27 मीटर ऊंची प्राकृतिक चट्टान पर बना हुआ है। यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी है जिसका इस्तेमाल होली के उत्सव के दौरान किया जाता था। अब हम पहुंच चुके हैं शीश महल को देखने, जिसे दर्पण महल भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरा महल कांच से निर्मित है और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। अब पैलेस के एक बेहद खूबसूरत पार्ट में हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है मयूर चौक। यहाँ पर बेहद खूबसूरत कांच की कारीगरी देखने मिलती है। ये है सिटी पैलेस में मौजूद सोने का सूर्य, जिसमें पुराने समय में लगभग 5 किलो सोना हुआ करता था, लेकिन अब सिक्योरिटी पर्पस से इसमें लगभग 1 किलो 80 ग्राम सोना है। सिटी पैलेस मेनली 2 पार्ट्स में विभाजित है, मर्दाना सेक्शन और जनाना सेक्शन। अभी तक जो हमने पार्ट देखा वो था मर्दाना सेक्शन का, लेकिन अब जो पार्ट हम देखने जा रहे हैं ये है जनाना सेक्शन। पुराने समय में इस हिस्से में सिर्फ लेडीज़ रहा करती थी, पुरुषों को इस हिस्से में आना अलाउड नहीं हुआ करता था। इस हिस्से में भी आज एक बेहद खूबसूरत म्यूज़ियम बना दिया गया है जहां पर रॉयल फैमिली द्वारा उपयोग की जाने वाली चीज़ें संग्रहित करके रखी हुई हैं। ये है पैलेस का एक ऐसा कंपार्टमेंट जहां पर चांदी से बनी हुई कई सारी कीमती वस्तुएं सजोकर रखी हुई हैं। अभी जो हमने सिटी पैलेस देखा वो एक पब्लिक पार्ट था, लेकिन अब जो हम हिस्सा देख रहे हैं ये सिटी पैलेस का एक प्राइवेट पार्ट है जहां पर आज भी रॉयल फैमिली रहा करती हैं। सिटी पैलेस को देखने में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है, और अगर आप पैलेस को अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप एक गाइड की सहायता भी ले सकते हैं। गाइड के शुल्क कुछ इस प्रकार होते हैं।
और पैलेस के खुलने और बंद होने के टाइमिंग के बारे में अगर बात करें तो पैलेस सुबह 9 बजे ओपन हो जाता है और रात के 8 बजे तक ये ओपन रहता है। सिटी पैलेस के इनर कंपार्टमेंट से एक रास्ता जाता है जहां से आप पिछोला झील में बोट राइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहां पर बोट राइड करते हैं तो ये आपको थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ सकती है, थोड़ी महंगी पड़ सकती है। लेकिन एक दूसरा स्थान भी है जहां से आप सस्ते में बहुत अच्छी बोटिंग कर सकते हैं पिछोला झील में। उस स्थान के बारे में मैं आपको आगे चलकर जानकारी दूंगा। अब अपने उदयपुर ट्रिप में आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे सज्जनगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक फेमस स्टॉल दिखाना चाहूँगा जो कि है दाल पूड़ी और दाल बाटी की। यहाँ पर केवल 30 रुपये में दाल पूड़ी और दाल बाटी मिलती है, जो कि खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगती है और बिल्कुल फ्रेशली यहाँ पर उपलब्ध होती है। इस जगह की लोकेशन के बारे में बात करूँ तो सिटी पैलेस से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पार करने के बाद ये स्टॉल नज़र आता है जहाँ पर आप दाल पूड़ी और दाल बाटी का आनंद ले सकते हैं। उदयपुर में अब हम चल रहे हैं सज्जनगढ़ फोर्ट के लिए, जो कि काफ़ी हाइट पर बना हुआ है। लेकिन फोर्ट तक जाने से पहले हमें एंट्री टिकट लेना होता है और एंट्री टिकट नीचे ही मिलता है। यानी कि फोर्ट तो ऊपर बना हुआ है लेकिन नीचे एक टिकट विंडो है जहां पर एंट्री टिकट मिलता है। एंट्री टिकट का मूल्य है फॉर इंडियन सिटीजन्स 174 रुपीज़, और अगर आप अपने साथ कार, जिप्सी या कोई भी ऐसा 4 व्हीलर लाते हैं तो उसका 338 रुपीज़ भी चार्ज लगता है ऊपर जाने के लिए। और अगर 2 व्हीलर्स है तो 72 रुपीज़ चार्ज लगता है। और एक और सुविधा है कि अगर आपके पास ना तो 2 व्हीलर है ना ही 4 व्हीलर है तो आप इनके द्वारा एक व्हीकल चलाया जाता है, शेयरिंग व्हीकल, उसके थ्रू भी जा सकते हैं सज्जनगढ़ फोर्ट के लिए, और उसका चार्ज लगता है 120 रुपीज़ पर हेड का। तो अब हमने सज्जनगढ़ फोर्ट का टिकट परचेज़ कर लिया है। यहाँ पर टिकट चार्जेस जैसे मैंने आपको बताया उसी अकॉर्डिंग लगते हैं। लेकिन अगर आपका जो व्हीकल है अगर वो येलो प्लेट वाला होता है तो उसमें आपको ड्राइवर चार्जेस नहीं देने होते हैं। आप जितने लोग ऊपर जा रहे हैं उसके हिसाब से 174 रुपीज़ का चार्ज रहता है, वो आपको देना होता है। इसमें ड्राइवर की जो चार्जेस होते हैं अगर येलो प्लेट आपकी है तो वो गाड़ी के साथ ही इंक्लूडेड हो जाते हैं। तो अब एंट्री गेट से प्रवेश करते हुए हम चल रहे हैं सज्जनगढ़ फोर्ट के लिए। सज्जनगढ़ फोर्ट तक जाने का रास्ता थोड़ा घुमावदार है, रोमांचक है और साथ ही हरियाली से भरा हुआ है। तो फाइनली काफ़ी खूबसूरत और घुमावदार रास्तों से होते हुए हम पहुंच चुके हैं सज्जनगढ़ पैलेस के पास में। सज्जनगढ़ पैलेस, जिसे मॉनसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, इसको बनवाने की शुरुआत की थी महाराणा सज्जन सिंह ने। लेकिन उनकी कम आयु में मृत्यु हो जाने के बाद इसका जो पूरा निर्माण करवाया गया है उनके सक्सेसर द्वारा करवाया गया था। उनके उत्तराधिकारी महाराणा फतेह सिंह जी द्वारा इसका पूरा निर्माण करवाया गया था। और मॉनसून के टाइम पर जो राज परिवार के कुछ मेंबर्स या फिर जो फैमिली है वो यहाँ पर आके रहा करती थी, क्योंकि नीचे का जो एरिया है वो थोड़ा सा बारिश की वजह से ख़राब हो जाता था या फिर पानी ज़्यादा लेवल पर बढ़ जाता था। तो ये हिल टॉप पर बना हुआ है तो यहाँ पर रहना सेफ भी रहता था। और यहाँ पर जैसे बादल वगैरह आते थे या अच्छी हवा चलती थी तो उस दौरान ये जगह रहने के लिए काफ़ी सुहावनी भी थी। तो चलिए अब पैलेस के अंदर चलते हैं और इसे अंदर से देखते हैं। तो अब हमने प्रवेश कर लिया है सज्जनगढ़ पैलेस के अंदर। जैसे ही पैलेस के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो बहुत ही ठंडी हवा हमें महसूस होती है। ऐसा लगता है अंदर एयर कंडीशनर लगा हो, लेकिन यहाँ पर एयर कंडीशनर नहीं है। इस महल का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि यहाँ का जो वेंटिलेशन है वो बहुत ही अच्छी, फ्रेश और ठंडी हवा प्रोवाइड करता है। और जैसे ही महल के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो महाराणा सज्जन सिंह का एक स्टैचू है जो कि सामने की ओर नज़र आता है।
साथ ही कुछ पेंटिंग्स हैं यहाँ पर लगाई गई जो रॉयल फैमिली को दर्शाती हैं। साथ ही पास में आएँ तो एक लेपर्ड का स्टैचू है जिसमें कि वो बंदर को मार करके पेड़ के ऊपर लेकर जा रहा है। इस तरह का जो सीनरिक एनवायरनमेंट है वो बनाया गया है, क्योंकि इस एरिया में लेपर्ड्स काफ़ी पाए जाते हैं, इस वजह से इन चीज़ों को भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। पैलेस के अंदर जिस एरिया के अंदर अभी मैं खड़ा हूँ, ये मे बी राजा के बैठने का स्थान हुआ करता था। एक स्थान यहाँ है, एक स्थान ऊपर के साइड है, मे बी शायद वो रानियों का स्थान हो, ये राजा का स्थान हो। और यहाँ नीचे फाउंटेन्स चला करते थे पहले, जैसे कि ये जो अभी दिखाई दे रहे हैं वो फाउंटेन्स के नोज़ल्स हैं। यहाँ पर फाउंटेन्स चलते थे जिससे कि ठंडाई और ज़्यादा बढ़ जाती थी, और साथ ही इस तरह की जो कई सारी खिड़कियाँ हैं यहाँ से, जिनसे कि वेंटिलेशन बहुत अच्छा मेंटेन होता था। पैलेस में जब हम ऊपर की मंजिल में आते हैं तो एक बर्ड गैलरी नज़र आती है। वैसे यहाँ पर रियल बर्ड्स तो नहीं है, लेकिन जो बर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है वो काफ़ी सारी आपको यहाँ मिल सकती है। डिफरेंट टाइप के जो बर्ड्स हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर पूरी दीवारों पर लगाई गई हैं। अब सज्जनगढ़ पैलेस के बेस्ट पार्ट पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से पैलेस तो काफ़ी अच्छा नज़र आता ही है, लेकिन पैलेस से जो नीचे हम देखते हैं तो जो नज़ारा नज़र आता है वो बहुत ही खूबसूरत है। माइंड ब्लोइंग नज़ारा आपको नज़र आएगा। नीचे की साइड आप देखेंगे तो अरावली रेंज आपको नज़र आएगी, दूर दूर तक पहाड़ नज़र आएंगे, हरियाली नज़र आएगी, और यहाँ जब आप खड़े होंगे तो एक अलग ही फ्रेशनेस का अनुभव आपको होगा। जो ठंडी हवाएं आती हैं वो इस जगह को और ज़्यादा ख़ास बना देती हैं। इस वजह से फैमिली, कपल्स, उनके लिए ये ख़ास जगह हो जाती है टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि अगर आप यहाँ थोड़ी देर बैठकर विश्राम करेंगे तो आपको काफ़ी रिलैक्सेशन फील होगा और आपका जो हॉलीडे है वो काफ़ी आनंदमय हो जाएगा। सज्जनगढ़ पैलेस की एक और ख़ास बात कि यहाँ से उदयपुर का बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। जब हम सज्जनगढ़ पैलेस से नीचे की ओर देखते हैं तो पूरा का पूरा उदयपुर हमें एक साथ नज़र आता है। आप दूर देखेंगे तो सिटी पैलेस नज़र आएगा, लेक पिछोला नज़र आएगी, और जो उदयपुर की जितनी भी बसावट है वो नज़र आएगी। उदयपुर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फेमस प्लेस को अब हम देखने आ चुके हैं, जिसका नाम है बागोर की हवेली म्यूज़ियम। ये पुराने समय में हवेली हुआ करती थी, लेकिन अब इसे म्यूज़ियम के अंदर तब्दील कर दिया गया है, और काफ़ी बड़ी हवेली है। इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं अंदर जो कल्चर से जोड़ती हैं हमें, वो हम यहाँ अंदर चलकर एक्सप्लोर करेंगे। और इसका टाइमिंग और टिकट प्राइस मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। यहाँ पर बाहर लिखा हुआ है सुबह 9:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक ये ओपन रहता है, और इसका जो टिकट मूल्य है वो है 60 रुपीज़ पर पर्सन का, जिसे देकर आप अंदर विजिट कर सकते हैं, और चाहें तो गाइडेड टूर भी यहाँ ले सकते हैं। एक पर्सन है मिस्टर यूसुफ जी जो कि काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं, तो उन्हें भी आप यहाँ पर एज अ गाइड ले सकते हैं इस पूरी हवेली को एक्सप्लोर करने। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं इस ऐतिहासिक धरोहर को। बागोर की हवेली का निर्माण मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अमरचंद्र बड़वा द्वारा 1751 से 1778 के दौरान करवाया गया था। श्री अमरचंद्र बड़वा के निधन के पश्चात यह हवेली महाराणा मेवाड़ के छोटे भाई महाराजा नाथ सिंह के नियंत्रण में आई। फिर बाद में इस हवेली को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। इस हवेली में 138 कमरे हैं, कई सारे झरोखे हैं, खिड़कियां हैं, चौक हैं और लंबे चौड़े बरामदे भी हैं। बागोर की हवेली में एक बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है जिसे हम आगे की ओर देखने चलेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ के झरोखों से जो नज़ारा नज़र आता है लेक पिछोला का, वो दिखाना चाहूँगा।
आप इन झरोकों पर जब आएंगे तो एक अलग ही जो ठंडी हवा वाला वातावरण होता है वो नज़र आएगा। ये बेसिकली जो झरोके हैं वो इसीलिए बनाए गए थे कि जब गर्मियों का सीज़न हो तो एक तरह से ये जो लेक पिछोला का पानी ठंडी हवाओं वाला जो हवाएं हैं वो यहाँ से आएँ और आप यहाँ खड़े होकर सुकून का अनुभव कर सकें। और ये जगह इसलिए भी आप आ सकते हैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ से लेक पैलेस भी काफ़ी अच्छा दिखता है और जब आप यहाँ से कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर पाएंगे तो अपने साथ एक अच्छी मेमोरी भी आप क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि इधर की साइड देखें तो लेक पिछोला है, इधर भी लेक पिछोला है, लेकिन साथ में ही जो गणगौर घाट है उसका नज़ारा भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है। अब हमने बागोर की हवेली के जो मुख्य म्यूज़ियम एरिया है उसके अंदर प्रवेश कर लिया है और यहाँ जैसे ही हमने प्रवेश किया जो एक्चुअल हवेली वाली फीलिंग होती है वो यहाँ से आ रही है। जैसे कि जो झरोखे वगैरह हैं वो बनाए गए हैं, साथ ही नीचे का जो प्रांगण है आप देखेंगे तो वो जो प्रॉपर हवेली वाला जो लुक होता है वो यहाँ पर आकर नज़र आता है। हवेली के अब एक ऐसे एरिया में हम पहुंच चुके हैं जो कि स्नान घर नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पिक्चर भी ऐसे ही बनाया हुआ है जैसे कि महिलाएं स्नान कर रही हैं या फिर तैयार हो रही हैं और साथ ही जो पुराने बर्तन हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जिन्हें स्नान करने के लिए उपयोग में लिया जाता था, वो हम यहाँ पर देख पाते हैं। ये है हवेली के अंदर बना हुआ पूजा घर जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती थी। हवेली के एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट में अब हम पहुंच चुके हैं जहां पर कई सारी पगड़ियां यानी कि कई सारे साफ़े टर्बन्स यहां पर सजो कर रखे गए हैं। जो अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग पगड़ियां पहनी जाती हैं वो इस हिस्से में नज़र आती हैं और एक नहीं कई सारी वैरायटीज़ की जो पगड़ियां हैं वो नज़र आ रही हैं। और सबसे ख़ास बात इस पोर्शन की कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी पगड़ी रखी गई है जो कि सभी पगड़ियों से सबसे ज़्यादा बड़ी है और इसका एक्चुअल में साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। मे भी ऐसा कोई व्यक्ति होता हो जो इसको पहनता हो, अदरवाइज़ नॉर्मली इतना बड़ा व्यक्ति नहीं होता जिसके ऊपर इतनी बड़ी पगड़ी आए, पर फिर भी काफ़ी बड़ी पगड़ी है और इसका जो पोर्शन है काफ़ी बड़ा है। दूर तक ये जो पगड़ियों की वैरायटी है वो हमें नज़र आती है इस पगड़ी वाले पोर्शन में। हवेली के एक और पार्ट में हम पहुंच चुके हैं जिसमें कि रॉयल वेडिंग को दर्शाया गया है। जो शाही शादियां हुआ करती थी उन्हें यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे कि ये वाला जो सीन आप देख रहे हैं ये है दूल्हे की बारात का, कि किस तरह से बारात वगैरह ले जाई जाती थी, उसकी जो सीनरी है वो बनाई गई है। साथ ही यहाँ पर कुछ तिलक वगैरह का जो प्रोग्राम होता है शादी रिवाज के अनुसार वो दिखाया गया है। साथ ही आगे चलें तो जो फेरे होते हैं शादी के दौरान उन फेरों का दृश्य इस सीन में दर्शाया गया और ये सारे के सारे एक तरह से झांकियाँ हैं जिन्हें तैयार किया गया है। जो अलग अलग रस्में होती हैं उन्हें दर्शाया गया है। इसी प्रकार से जो शादी की रस्में होती हैं वो इस पूरे कंपार्टमेंट में आपको नज़र आएंगी। इस हवेली में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि अभी जिस पॉइंट पर हम खड़े हुए हैं यहाँ से सीक्रेट रास्ते जाते हैं, यानी कि जो पुराने टाइम पर जो इमरजेंसी एग्ज़िट्स होते थे, जो सीक्रेट सुरंगें होती थी, वो भी आपको इस हवेली में नज़र आएंगी। लेकिन अगर इस हवेली का एक्चुअल आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो गाइड आप लें जिससे कि हर एक चीज़ वो आपको डिटेल कर पाएंगे। हवेली के एक इंटरेस्टिंग पार्ट में हम पहुंच चुके हैं जो कि है शस्त्रागार। यहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज़ के जो वेपन्स हैं उन्हें सजो कर रखा है। जैसे कि ये कई सारे एरोज़ हैं, तलवारें हैं
और अलग अलग तरह के जो हथियार यूज़ किए जाते हैं जंग में वो हैं। इस साइड भी देखेंगे तो इसी तरह के हथियार, और यहाँ तो कवच भी है जो कि युद्ध में यूज़ किया जाता है, और एरोज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको वेपन्स से लगाव है, देखना पसंद है, तो ये जगह आपके लिए काफ़ी ख़ास है। म्यूज़ियम के अंदर एक स्पेशल कंपार्टमेंट है जिसका नाम है शाही गाथा। यहाँ पर उन शूरवीरों की प्रतिमाएं बनाई गई हैं जिन्होंने देश के लिए और समाज के लिए बहुत बड़े काम किए, जैसे कि महाराणा प्रताप जो कि एक वीर योद्धा हैं और एक वीर राजपूत हैं, शिवाजी हैं। ऐसे ही कई सारे यहाँ पर महान हस्तियों की जो प्रतिमाएं हैं उन्हें बनाकर यहाँ पर सजोकर रखा हुआ है। बागोर की हवेली के अंदर अब हम एक स्पेशल स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर एक कल्चरल शो होता है जिसका नाम है धरोहर। उस स्टेज पर मैं आ चुका हूं। फ़िलहाल यहां पर अभी कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, शाम के समय एक कार्यक्रम होता है। यहां पर कुछ इस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट होता है लोगों के लिए, और यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो किया जाता है। और इसके टिकट प्राइजेस क्या हैं वो मैं आपको क्लियर करूँगा, लेकिन इस कल्चर शो को जब आप अटेंड करेंगे तो आपको एक अलग ही फील आएगा। जो राजस्थानी प्रॉपर कल्चर है उसको आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। बागोर की हवेली में जो कल्चरल शो होता है जिसका नाम है धरोहर, उसके टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूं तो टिकट्स 6 बजे से अवेलेबल होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप यहां अटेंड करना चाहते हैं शो को तो शाम 6 बजे से आप टिकट ले सकते हैं, और जो शो टाइमिंग है वो 7 से 8 बजे तक का होता है। और अगर इसके टिकट के बारे में बात करें तो एक नॉर्मल इंडियन का 125 रुपये है। बागोर की हवेली के पास में ही स्थित है गणगौर घाट, जो कि उदयपुर का एक प्रसिद्ध घाट है। गणगौर घाट इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि राजस्थान में एक बहुत फेमस फेस्टिवल है गणगौर, जिसका उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। सिटी पैलेस उदयपुर से पूरी के पूरा जो जुलूस है वो यहाँ तक आता है। और ये जो आप इसकी नक्काशी देख रहे हैं, जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पर जैसे कि गणगौर की जो प्रतिमा है वो भी बनाई गई है, और यहाँ पर बैठकर आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं क्योंकि ये लेक पिछोला ही है जिसका पानी यहाँ पर नज़र आता है। और यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह का है कि आप बैठ करके काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और इस इलाके की ख़ास बात कि जो बागोर की हवेली है वो बाहर से नज़र आती है, तो उसके साथ पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। साथ ही काफ़ी सारे पिजन्स जो हैं, कबूतर हैं, वो नज़र आएंगे। कुछ पेंटिंग्स हैं जैसे कि गणगौर को लेकर के, वो यहाँ पर बनाई गई हैं जिनके साथ भी अच्छे पिक्चर्स आप क्लिक कर पाएंगे। साथ ही जो उदयपुर के जो फेमस होटल्स हैं, जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग्स वगैरह की जाती हैं, वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपको यहाँ से सामने की ओर नज़र आएंगी। लेक पिछोला में दो साइड से बोटिंग होती है। एक तो आप बोटिंग कर सकते हैं सिटी पैलेस के साइड से, यानी कि सिटी पैलेस के सामने से बोटिंग होती है। वो थोड़ी कॉस्टली और एक्सपेंसिव पड़ती है, 500 रुपीज़ तक का चार्ज है 1 पर्सन का। लेकिन अगर आप सस्ती बोटिंग करना चाहते हैं लेक पिछोला के अंदर ही, तो वो प्लेस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये नगर निगम द्वारा बोटिंग कराई जाती है जिसका चार्ज है 180 रुपीज़ पर पर्सन का। अगर आप एक बड़ी बोट के थ्रू बोटिंग करना चाहते हैं, यानी कि 30 पर्सन्स की कैपेसिटी की ये बोट होती है। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये जो एरिया है इससे इस गेट के पार वाला, वो तो सिटी पैलेस वाला एरिया है जहाँ से एक्सपेंसिव बोटिंग आप कर सकते हैं अगर चाहें तो। अदरवाइज़ अगर आप पैसे सेव करना चाहते हैं तो ये विंडो है। दूसरी साइड दूध तलाई के साइड में एक बोट स्टैंड बना हुआ है जहाँ पर आप देखेंगे तो 30 सीटर्स की मोटर बोट चलती है। इनके टाइमिंग ड्यूरेशन भी लिखे हुए हैं। और 30 सीटर की जो बोट है उसका 180 रुपीज़ का चार्ज होता है। और अगर आप लग्जरी बोट में जाते हैं तो 360 रुपीज़ है। कोई सी भी बोट में जाएँ, द कंपेरेटिव प्राइस जो है वो काफ़ी कम है, तो यहाँ से आप बोटिंग कर सकते हैं।
लेक पिछोला के अंदर हमारी बोट राइड की शुरुआत हो चुकी है। ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। उदयपुर में चाहे अगर आपको सीज़न टाइम पे गर्मी भी लग रही हो, लेकिन लेक पिछोला में जब आप बोट राइड करेंगे तो काफ़ी ठंडक का अनुभव यहाँ पर होता है। इसी वजह से यहाँ पर लेक पैलेस भी बनाया गया था राजा महाराजाओं द्वारा, क्योंकि उस टाइम पे जब गर्मी होती है तो इस लेक की वजह से काफ़ी ठंडाई इस एरिया में बनी रहती है। और इस बोट के अंदर काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जो कि अभी इस राइड को एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस बोट राइड का होता है कि जब हम सिटी पैलेस को सामने से देखते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है। पिछोला झील के बीच में बना हुआ है लेक पैलेस, जहां पर गर्मियों के सीज़न में रॉयल फैमिली रहा करती थी, लेकिन आज इस पैलेस को होटल के अंदर तब्दील कर दिया गया है। लेक पिछोला के दूसरी साइड अभी आप जो ये होटल देख रहे हैं, ये वही होटल है जहां पर रणवीर कपूर की एक प्रसिद्ध मूवी ये जवानी है दीवानी की शूटिंग हुई थी। लेक पिछोला में बोट राइड करते हुए अब हम जग मंदिर के पास में पहुंच चुके हैं। जग मंदिर भी एक छोटा सा आइलैंड नुमा ही यहाँ पर बना हुआ है। इसके अंदर भी जाया जा सकता है, लेकिन अगर आप नगर निगम साइड वाले से बोटिंग करते हैं तो बोट तो आपको सस्ती मिल जाती है, लेकिन यहाँ अंदर जाने का परमिट नहीं मिल पाता है। अगर आप जग मंदिर के अंदर जाना चाहते हैं तो सिटी पैलेस के काउंटर से आपको टिकट लेना होता है बोटिंग का, जिसमें कि ये इंक्लूडेड मिलती है थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ। तो अगर आप चाहें तो अंदर की ओर जा सकते हैं। वैसे जानकारी के रूप में बताना चाहूँगा, यहाँ अंदर ज़्यादा कुछ खास नहीं है, एक होटल है और जग मंदिर इसे कहा जाता है। तो अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा वर्थ इट प्लेस ये नहीं है। लेक पिछोला में जब आप बोट राइड करेंगे तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। जब आप यहाँ आएंगे तो एक अलग ही सुकून और शांति की प्राप्ति होगी। साथ ही जो उदयपुर शहर है उसका बहुत खूबसूरत नज़ारा नज़र आएगा, क्योंकि लेक पिछोला सबसे प्रमुख लेक है उदयपुर का। और इसके चारों ओर आप देखेंगे तो सिटी पैलेस और जो बड़े बड़े होटल्स हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप्स के हैं, वो नज़र आएंगे। तो काफ़ी लग्जरी वाली जो फीलिंग है वो आती है। और साथ ही जब हम पानी के बीच में चलते हैं तो उसकी जो ठंडाई है वो अनुभव काफ़ी अच्छा रहता है। तो अगर आप उदयपुर आते हैं तो लेक पिछोला में बोटिंग ज़रूर करें। और सस्ती जगह मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कहाँ से आपको बोटिंग की सस्ती सुविधा मिल जाएगी, तो वहाँ से करें, काफ़ी सेविंग आपकी हो जाएगी। बोट राइड के अलावा आप लेक पिछोला के किनारे राजस्थानी ड्रेसेस में फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर कैमल राइड भी होती है, जिसका भी आप आनंद ले सकते हैं। एक पर्सन का चार्ज लगता है 100 रुपीज़ का, और एक कैमल पर 2 पर्सन्स बैठ सकते हैं। उदयपुर की एक और फेमस स्थान को हम विज़िट करने आ चुके हैं, जिसका नाम है सहेलियों की बाड़ी। ये एक तरह का गार्डन है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे फाउंटेन्स हैं जो कि आपको अलग अलग मौसम का अनुभव देते हैं। हम गार्डन को अंदर से देखेंगे, लेकिन गार्डन के अंदर प्रवेश करने से पहले हमें टिकट परचेज़ करना होता है। यहाँ पर इंडियन सिटीज़न का 20 रुपीज़ का चार्ज लगता है पर पर्सन के हिसाब से, जिसे लेकर अब हम अंदर की ओर चलेंगे और गार्डन को अंदर से देखेंगे। यह भव्य बगीचा महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने सन 1710 से 1734 के बीच राज परिवार की महिलाओं के लिए आमोद प्रमोद हेतु निर्मित करवाया था।
इस वजह से इसका नाम सहेलियों की बाड़ी रखा गया है। ये देश के सुंदर बगीचों में गिना जाता है, जिसे देखकर पुराने समय की जीवन शैली का आभास स्वयं ही हो जाता है। पहले वस्तुतः फतेह सागर झील के नीचे कई सारे छोटे छोटे बगीचे हुआ करते थे, जिन्हें महाराणा फतेह सिंह जी ने सहेलियों की बाड़ी में मिलाकर इसे एक भव्य स्वरूप प्रदान किया है। सहेलियों की बाड़ी के अंदर हमने प्रवेश कर लिया है। यहाँ पर 5 ऐसे कंपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर 5 अलग अलग तरह के झरने हैं, जिनमें से एक के सामने हम आ चुके हैं। इस एरिया का नाम है बिन बादल बरसात। ये जो फाउंटेन्स हैं ये कुछ इस तरह से बनाए गए हैं कि जब बारिश ना भी हो रही हो तो आपको ऐसा अनुभव हो कि जैसे आप बारिश का मज़ा ले रहे हैं। और पुराने समय में जब राज परिवार की जो महिलाएं थीं वो यहाँ पर आया करती थीं, तो बीच में बैठकर वो इस फाउंटेन्स का एन्जॉयमेंट लेती थीं। उनको ऐसा फील होता था कि जैसे बारिश की ऋतु आ चुकी है और काफ़ी ठंडाई वाला माहौल ये होता था। वाकई में सहेलियों की बाड़ी एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है। ये प्रकृति से पूरी तरह भरा हुआ है। ये उद्यान उदयपुर का सबसे खूबसूरत उद्यान है और एक्चुअल में आपको ये फील भी होगा यहाँ पर आकर, जैसे कि अभी जिस एरिया में मैं चल रहा हूँ यहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष लगाए गए हैं और जो ग्रीनरी वाला नेचर है वो आपको बहुत पसंद आएगा। इस गार्डन के अब दूसरे कंपार्टमेंट में हम आ चुके हैं, जिसका नाम है सावन भादो। ऐसा नाम इसलिए रखा गया है, इसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा अंदर चल करके, कि इस एरिया में जो फाउंटेन्स हैं, जो झरने हैं, जो फव्वारे हैं वो लगाए गए हैं, वो इस अंदाज़ में लगाए गए हैं कि जो कि सावन भादो जो 2 महीने होते हैं उनका फीलिंग हमें देते हैं। जैसे कि यहाँ पास में आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर फव्वारे इस तरह से अरेंज किए गए हैं कि वो पत्तियों पर जाकर इनका पानी गिरता है और उनकी आवाज़ कुछ इस प्रकार आती है जैसे कि सावन भादों में जब बरसात होती है तो पत्तियों पर पानी गिरता है और उसकी जो अच्छी सी खूबसूरत सी जो आवाज़ आती है वो यहाँ पर फील आता है। इसी वजह से इस एरिया का नाम सावन भादो रखा गया है। अब हम अगले कंपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है कमल तलाई। इसका नाम कमल तलाई इस वजह से रखा गया है क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो कई सारे लोटस प्लांट्स आपको नज़र आएंगे। ये काफ़ी अच्छा पिक्चर पॉइंट है, यहाँ पर आप काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर एक प्लेस बना हुआ है जो कि राजा के बैठने का स्थान हुआ करता था। वैसे जो सहेलियों की बाड़ी है वह पूरी तरह फीमेल का हुआ करता था, लेकिन राजा जब भी आते थे तो वो वहाँ पर बैठा करते थे। और ये जो फाउंटेन्स पूरे गार्डन में चल रहे हैं, आपने कई जगह देखा होगा इस तरह के फाउंटेन्स चल रहे हैं। ये आज तो मोटर ड्राइवन फाउंटेन्स हैं, यानी कि मोटर के द्वारा चलते हैं, लेकिन पुराने समय में मोटर की सुविधा नहीं थी, लेकिन फिर भी ये फाउंटेन्स चलते थे। अब ये कैसे चलते थे मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि ये जो फाउंटेन्स का जो कनेक्शन है, जो पानी का कनेक्शन है, ये फतेह सागर लेक से है। फतेह सागर लेक यहाँ पास में ही है। वहाँ से ये जो फतेह सागर लेक थोड़ा सा हाइट पे है और ये गार्डन थोड़ा नीचे पर है, तो वहाँ से पाइपलाइंस डाली गई थी इस गार्डन तक के लिए। और उन जैसे ऊपर से फतेह सागर लेक का पानी ऊपर है और वहाँ पे विंड का प्रेशर भी लगता है, तो वहाँ से प्रेशर के थ्रू पानी यहाँ तक आता था और ये फाउंटेन्स चलते थे बिना मोटर के। लेकिन आज थोड़े से पाइप्स जो हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं और सिस्टम बदल चुका है, तो आज ये मोटर ड्राइवन है। लेकिन पुराने टाइम पर ये बिना मोटर के चलते थे, जो कि काफ़ी आश्चर्यजनक बात हुआ करती थी। ये सहेलियों की बाड़ी का वो कंपार्टमेंट है जहाँ पर राज परिवार द्वारा होली फेस्टिवल मनाया जाता था। ये बीच वाला जो कुंड है इसमें पानी भरकर या फिर जो रंग वगैरह भर कर के रखे जाते थे और आसपास होली फेस्टिवल मनाया जाता था। सहेलियों की बाड़ी के अंदर ही आप कुछ इस तरह से राजस्थानी ड्रेसेस ट्राई कर सकते हैं। इसका चार्ज लगता है 200 रुपीज़ पर पर्सन का, जिसमें कि ड्रेस भी इंक्लूडेड होती है। इसी के अंदर फ़ोटो भी ये क्लिक करते हैं और साथ ही फ़ोटो बनाकर भी देते हैं, यानी कि फ़ोटो की हार्ड कॉपी भी दे देते हैं और सॉफ्ट कॉपी भी दे देते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से राजस्थानी जो कल्चरल ड्रेसेस हैं उनके साथ फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा सकते हैं।
उदयपुर में अगर आप कपल्स के साथ आते हैं, यानी कि आपके साथ अपना पार्टनर है, तो सहेलियों की बाड़ी के जस्ट सामने एक कैफ़े बना हुआ है जिसका नाम है द बेक अफेयर्स, जहां पर आप आ सकते हैं। यहां पर सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है जहां पर आप बैठकर काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उदयपुर के एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन पे अब हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है फतेह सागर लेक, जिसे फतेह सागर झील के नाम से भी हम जानते हैं। ये झील काफ़ी बड़ी है और इसकी ख़ास बात यह है कि ये पहाड़ों से घिरी हुई है। इसके चारों ओर आप देखेंगे तो आपको पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएंगे। इस झील के बीच में एक आइलैंड नुमा पार्क बनाया गया है जिसे नेहरू पार्क के नाम से जानते हैं। आप यहाँ थोड़ा दूर देखेंगे तो वो पार्क नज़र आएगा। फतेह सागर झील फैमिली, फ्रेंड्स और कपल्स के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर बैठकर आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि आप पूरी लेक के किनारे देखेंगे तो इस तरह की बॉर्डर आपको नज़र आएगी। ये देखेंगे तो यहाँ से वहाँ तक पूरी बॉर्डर्स हैं। कई तरह की यहाँ पर छतरियाँ बनाई गई हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ फैमिली मेम्बर्स छतरी में बैठकर कुछ एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर बैठकर आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। साथ ही जो यहाँ की हवा आती है वो बहुत ठंडी आती है। चाहे आप गर्मी के मौसम में भी यहाँ क्यों ना आए, यहाँ पर बैठकर आपको मौसम काफ़ी सुहावना लगेगा। और साथ ही इस झील के किनारे एक बहुत ही बड़ा सा एक्वेरियम बनाया गया है जिसका नाम है अंडर द सन। ये भी आप देख सकते हैं। इसकी थोड़ी डिटेल्स मैं आपको पास चल के दिखाता हूँ। अब हम अंडर द सन एक्वेरियम के काफ़ी करीब आ चुके हैं और इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। इस एक्वेरियम में लगभग 150 से 200 प्रजाति की अलग अलग मछलियाँ हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जिन्हें आप यहाँ एक साथ देख सकते हैं। इस एक्वेरियम के चार्जेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक इंडियन एडल्ट का 158 रुपीज़ का चार्ज लगता है। अगर आपके साथ बच्चे हैं जिनकी उम्र है 1 से 14 साल की तो 79 रुपीज़ का उनका चार्ज लगता है। और इस एक्वेरियम के खुलने और बंद होने के टाइमिंग की अगर बात करूं तो ये सुबह 8 बजे ओपन हो जाता है और रात के 11 बजे तक ये ओपन रहता है, जैसे कि यहाँ पर टाइमिंग भी लिखा हुआ है। तो आप बहुत आसानी से कभी भी यहाँ पर विज़िट करने आ सकते हैं। वाकई में ये एक्वेरियम काफ़ी अच्छा है। फतेह सागर लेक में अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसे टिकट काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ से आप अपना टिकट परचेज़ करके बोटिंग के लिए जा सकते हैं। वैसे यहाँ पर 2 तरह की बोटिंग होती है, एक स्पीड बोट और एक मोटर बोट। स्पीड बोट का जो चार्ज लगता है वो है 236 रुपीज़ प्रति व्यक्ति का, यानी कि 236 रुपये प्रति व्यक्ति का लगता है। और अगर आप मोटर बोट लेते हैं तो 89 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है। अगर आप स्पीड बोट से बोट राइड करते हैं तो उसमें आपको 2 से 3 मिनट का राउंड होता है। और अगर आप लेते हैं मोटर बोट तो उसमें 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक का राउंड होता है। तो इसका एन्जॉयमेंट भी आप फतेह सागर लेक में ले सकते हैं। और साथ ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि फतेह सागर लेक के किनारे आपको बहुत बड़ी चौपाटी नज़र आएगी जहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो फास्ट फूड्स वगैरह हैं, वो यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। कुछ दुकानें इस साइड पर हैं और कुछ दुकानें आप देखेंगे तो इस साइड पर नज़र आएंगी। पूरा का पूरा ये एक तरह का चौपाटी वाला एरिया है जहाँ पर अगर आप चाहें तो कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। फतेह सागर लेक से एक और स्थान नज़र आता है जिसका नाम है मोती मगरी, जहां पर महाराणा प्रताप का एक काफ़ी बड़ा स्टैचू बना हुआ है, जहां पर भी आप जा सकते हैं और कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। अब उदयपुर के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर के लिए हम आ चुके हैं जिसका नाम है जगदीश मंदिर। ये बहुत ही प्राचीन और पुराना मंदिर है और उदयपुर का सबसे फेमस मंदिर इसे माना जाता है, जहां पर अब हम दर्शन करने चलेंगे।
मुख्य मंदिर के सामने ही भगवान गरुड़ की भी प्रतिमा विराजमान है, जिनके भी आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। जगदीश मंदिर में जब आप दर्शन के लिए आएँ तो टाइमिंग का ज़रूर ख्याल रखें। यहाँ पर इस तरह से टाइमिंग लिखी हुई है, समर और विंटर्स के अलग अलग टाइमिंग हैं, तो इन टाइमिंग के हिसाब से ही आएँ। अदरवाइज़ आपको मंदिर बंद मिल सकता है, यानी कि मंदिर के जो पट हैं वो बंद हो जाते हैं, तो आप भगवान के दर्शन आप नहीं कर पाते हैं। जैसा कि उदयपुर का यह मंदिर बहुत ख़ास है, तो इसके पीछे का इतिहास है वो भी बड़ा ही रोचक है, तो उस इतिहास को भी आप यहाँ लिखे बोर्ड पर पढ़ सकते हैं। उदयपुर में कुछ और प्रसिद्ध स्थान है जिन्हें आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनमें से एक है गुलाब बाग, जिसके सामने अभी हम खड़े हुए हैं। पुराने समय में ये उदयपुर का चिड़ियाघर हुआ करता था, जहाँ पर कई तरह के वन्य जीव यहाँ पर थे जिन्हें आप यहाँ देख सकते थे। लेकिन अब उन सभी वन्य जीवों को यहाँ से शिफ्ट करके सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में भेज दिया गया है। लेकिन गुलाब बाग भी एक काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आप कपल्स के साथ आते हैं, फैमिली में आते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और कुछ बर्ड्स भी हैं यहाँ पर जिन्हें भी आप देख सकते हैं। साथ ही एक और प्लेस है जस्ट गुलाब बाग के बिल्कुल सामने, जिसका नाम है विंटेज कार कलेक्शन। यहाँ पर जो पुरानी विंटेज कार्स होती हैं उन्हें आप देख सकते हैं, जो बहुत लग्जरी कार्स होती हैं वो यहाँ पर सहेज कर रखी गई हैं। लेकिन इस म्यूज़ियम को देखने का चार्ज लगता है 400 रुपीज़ पर पर्सन का, और अगर आपके साथ बच्चे हैं जिनकी उम्र है 5 से 12 साल की, तो उनका चार्ज लगता है 250 रुपीज़ का। तो अगर आप चाहें तो विंटेज कार कलेक्शन को भी यहाँ देख सकते हैं, और चाहें तो गुलाब बाग जो कि इसके जस्ट सामने बना हुआ है वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जैसे कि उदयपुर को कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स, यहाँ पर कई सारी झीलें हैं, कई सारे तालाब हैं, और उन्हीं में से एक और तालाब को हम देखने आ चुके हैं जिसका नाम है दूध तलाई। इस जगह का नाम दूध तलाई इसलिए रखा गया है क्योंकि जब भी यहाँ क्लाउड्स होते हैं तो क्लाउड्स की परछाई पानी में गिरती है और पानी का कलर वाइटिश कलर का नज़र आता है, जिससे कि देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये तलाई यानी कि जो तालाब है ये दूध से भरा हुआ हो। फ़िलहाल मौसम ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पर वाइट कलर की शेड नज़र आए, लेकिन जब मौसम कुछ इस तरह का हो जाता है, जब यहाँ क्लाउड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पूरा का पूरा यह तालाब वाइटिश कलर का नज़र आता है बिकॉज ऑफ क्लाउड शेड्स। और साथ ही में जो बॉर्डर बनाई गई है इस तालाब के किनारे वो भी वाइट कलर की है, जो भी एक इसको काफ़ी अच्छा लुक देती है। और इसी स्थान से एक बहुत अच्छी प्लेस है जो भी आप उदयपुर में विज़िट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ ऊपर की ओर करणी माता मंदिर बना हुआ है। आप ऊपर देखेंगे तो करणी माता मंदिर है जहाँ पर रोपवे के थ्रू जाया जा सकता है, तो आप वहाँ पर भी जाकर माता करणी के दर्शन भी कर सकते हैं। उदयपुर में सज्जनगढ़ फोर्ट के साथ साथ आप उदयपुर का सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर कई प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, स्लॉथ बियर है, इसी प्रकार के कई तरह के वाइल्ड एनिमल्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। हालांकि इस ज़ू का टाइमिंग मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। ये सुबह 9 बजे ओपन हो जाता है और शाम को 5:30 बजे तक ये ओपन रहता है, और ट्यूसडे यानी कि मंगलवार के दिन इसका अवकाश रहता है। और इसके टिकट प्राइस की बात करूं तो इंडियन सिटीज़न के लिए 43 रुपीज़ का चार्ज लगता है, और अगर आप अपने साथ कोई कैमरा वगैरह यूज़ करते हैं तो 82 रुपीज़ का है, और अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो सिर्फ 17 रुपये का इसमें चार्ज लगता है। तो अगर आप चाहें तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क को भी उदयपुर में एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं और उदयपुर में एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां पर आपको बहुत वैरायटी के फ़ास्ट फूड मिल जाएं, तो वो जगह आपके लिए होगी सुखाड़िया सर्कल, जहां पर आप देखेंगे तो लाइन से कई सारी दुकानें आपको नज़र आएंगी। ये एक तरह का चौपाटी एरिया है। उदयपुर का सबसे बड़ा चौपाटी अगर बोलें तो ये सुखाड़िया सर्कल ही है। सुखाड़िया सर्कल पर चौपाटी तो है ही सही, लेकिन यहाँ पर सर्कल के बीच में एक छोटा सा तालाब भी बनाया हुआ है जहाँ पर बोटिंग होती है, और बोट्स आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। और बोटिंग के चार्जेस भी मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर बोटिंग करने का जो चार्ज लगता है, अगर आप
2 सीट वाली बोट लेते हैं तो 100 रुपीज़ लगता है। अगर आप 4 सीट वाली बोट लेते हैं तो उसका चार्ज लगता है 200 रुपीज़, यानी कि एक पर्सन का 50 रुपीज़ कॉस्ट लगता है एक तरह से देखा जाए तो। और ये बोटिंग का जो ड्यूरेशन है वो 20 मिनट्स का होता है, यानी कि 20 मिनट आप इस छोटे से तालाब में इंजॉय कर सकते हैं। हालांकि ये जो तालाब की लोकेशन है बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चारों तरफ रोड बना हुआ है और उसके बीच में ये सर्कल है। आप यहाँ पास से भी देखेंगे तो ये सर्कल है और इस सर्कल के आसपास ही चौपाटी आपको नज़र आएगी। और अंदर अगर आप आते हैं सर्कल के अंदर तो ये गार्डन नुमा इस तरह की झील टाइप की बनी हुई है, जहाँ पर आप बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। और अगर आप राजस्थानी ट्रेडिशनल कल्चर से रिलेटेड चीज़ें परचेज़ करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं ओल्ड सिटी ऑफ उदयपुर में, जो कि जगदीश मंदिर के पास वाला एरिया है, जहां पर आपको काफ़ी सारी ट्रेडिशनल चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं। तो उदयपुर के इन सभी स्थानों को देखने के बाद अगर आप उदयपुर घूमने के लिए टूर प्लान बना रहे हैं तो अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि कैसे आप अपना टूर प्लान बना सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि आप अपने सारे अरेंजमेंट स्वयं ही करें, सारी बुकिंग स्वयं ही करें और फिर उदयपुर को घूमें। इसके लिए आपको इन इलाकों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और दूसरा ऑप्शन जो कि आपके लिए बहुत ही किफ़ायती और आरामदायक हो सकता है वो है टूर पैकेज लेने का। हमने एक टूर पैकेज लिया था ट्रैवल ओज़ो कंपनी के साथ, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप अपने सेल्फ अरेंजमेंट के साथ उदयपुर घूमना चाहते हैं तो आप कैसे घूम सकते हैं। सबसे पहली बात, उदयपुर घूमने के लिए आपको कम से कम 2 दिनों की आवश्यकता होगी। 2 दिन में आप आराम से उदयपुर को कवर कर सकते हैं। अब बात करें कि आपको यहाँ पर फूड फैसिलिटी कहाँ पर अच्छी मिल जाएगी, तो फूड फैसिलिटी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स, काफ़ी सारे ढाबे मिल जाएंगे, जहाँ पर आप बहुत ही मिनिमम बजट के साथ अच्छा फूड ट्राई कर सकते हैं। और अगर बात करें स्टे फैसिलिटी के बारे में तो उदयपुर में आपको लो बजट से लेकर हाई बजट तक कई सारे होटल्स अवेलेबल मिल जाएंगे। यहाँ पर लो बजट में आपको धर्मशालाएं में मिल जाएंगी, जैसे कि चंपालाल जी की धर्मशाला है यहाँ पर, जहाँ पर आपको मात्र 300 रुपये से रूम मिलना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो चंपालाल जी की धर्मशाला में जा सकते हैं या फिर जैन धर्मशाला में जा सकते हैं। ये दोनों धर्मशालाएँ सूरज पोल के आसपास निकट में स्थित है, वहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। और फूड फैसिलिटी भी आपको वहाँ अच्छी मिल जाती है। साथ ही जो रेलवे स्टेशन वाला एरिया है या फिर बस स्टैंड वाला एरिया है, वहाँ पर भी काफ़ी सारे होटल्स हैं, वहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं। लेकिन उदयपुर में जिस होटल में हम रुके हुए हैं उस होटल रूम को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हमारा ये होटल रूम है उदयपुर का और आप देख ही सकते हैं ये काफ़ी लग्जीरियस और नीट एंड क्लीन है। इसमें साफ़ सफाई का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा गया है और सारी जो रूम में ज़रूरत होती है, ज़रूरत की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे कि सोफ़ाज़ यहाँ पर हैं, टेबल हैं, आपके लिए LED TV है। साथ ही अगर आप कुछ सामान लाते हैं तो कबर्ड वगैरह की भी सुविधा दी गई है। साथ ही नीचे एक मिनी फ्रिज दिया गया है, अगर आप कुछ रखना चाहते हैं तो यहाँ पर रख सकते हैं। और साथ ही जो ये टॉयलेट एरिया है इस रूम का, वो काफ़ी नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कमोड के आसपास वाला एरिया भी, बाथरूम एरिया काफ़ी साफ़ है। तो अभी जिस होटल में हम रुके हुए हैं उसका रूम टूर तो मैंने आपको करा दिया, लेकिन इसी के साथ मैं आपको इस होटल की कुछ और स्पेशलिटी दिखाना चाहूँगा कि इस होटल में काफ़ी बड़ा लॉन एरिया है, काफ़ी बड़ा गार्डन एरिया है और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी दिया गया है। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं, फ्रेंड्स के साथ आते हैं या फिर आपके साथ बच्चे हैं या फिर आप कपल्स में आ रहे हैं तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है कि आप होटल में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, थोड़ा स्विम कर सकते हैं या फिर पूल साइड बैठकर मौसम का मज़ा ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर डाइनिंग एरिया भी है बाहर की ओर ही, तो अगर आप फूड भी लेते हैं तो पूल साइड बैठकर अपना डिनर ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। और अगर आप बाहर नहीं भी लेना चाहते हैं तो अंदर की ओर भी डाइनिंग एरिया प्रोवाइडेड है, तो वहाँ आप अपना डिनर कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये जो लोकेशन है होटल की, इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है और ये जो लॉन एरिया है यहाँ पर बैठकर भी आप काफ़ी अच्छा नेचर का फील ले सकते हैं। लेकिन बजट होटल्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा कि वहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं।
तो अब ये तो बात हो गई कि आप अपने सेल्फ अरेंजमेंट के साथ उदयपुर कैसे घूम सकते हैं, लेकिन अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में, जो कि है टूर पैकेज लेने का। टूर पैकेज हमने भी लिया था ट्रैवल ओज़ो कंपनी के साथ। एक्चुअल में टूर पैकेज लेने का फ़ायदा ये होता है कि हमें कोई भी अरेंजमेंट स्वयं नहीं करना होता, सारे अरेंजमेंट ट्रैवल कंपनी, ट्रैवल एजेंसी हमें करके देती हैं। और इसी बेनिफिट को देखते हुए हमने भी टूर पैकेज बुक किया था। अब इस टूर पैकेज का कॉस्ट हमारे लिए कितना पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इसकी जानकारी अब मैं आपको देता हूँ। ये टूर पैकेज हमने बुक किया था ट्रैवल ओज़ो कंपनी के साथ, जिसमें कि हमें काफ़ी लग्जीरियस रूम की फैसिलिटी मिली, डिनर और ब्रेकफास्ट हमें इस पैकेज में इंक्लूडेड मिला, साथ ही प्राइवेट कैब की फैसिलिटी मिली, जिससे कि उदयपुर के सारे साइट सीन्स हमने किए। और ये जो पैकेज का कॉस्ट था हमारे लिए 6000 रुपीज़ पर पर्सन का पड़ा था, क्योंकि हम 2 व्यक्ति थे। लेकिन इसके जो प्राइजेज़ हैं वो सीज़न वाइज बदलते रहते हैं। अगर सीज़न ज़्यादा है और किसी टाइप के हॉलीडेज़ चल रहे हैं, मान लीजिए दिवाली हॉलीडेज़ या फिर क्रिसमस हॉलीडेज़, तो उस टाइम पे पैकेज का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल डेज़ में आप आते हैं, जब रश नहीं होता, ज़्यादा क्राउड नहीं होता, तो 6000 या 6500 रुपये के आसपास आपको ये पैकेज पड़ जाता है। और एक और फ़ायदे की बात बताना चाहूँगा कि अगर आप ज़्यादा लोग आते हैं तो ये पैकेज का कॉस्ट आपके लिए और कम हो जाता है। यानी कि अगर आप 4 मेंबर आ रहे हैं, 10 मेंबर आ रहे हैं, तो ये पैकेज कॉस्ट आपके लिए और कम हो जाता है, लेकिन सुविधाएं वही रहती हैं। तो अगर आप चाहें तो ट्रैवल ओज़ो कंपनी के साथ अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है इनके साथ, तो इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप इनके साथ कॉन्टैक्ट करके अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो सिर्फ होटल अगर आपको बुक करना है तो होटल के लिए भी आप ट्रैवल ओज़ो कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप राजस्थान के कुछ और प्रसिद्ध शहरों में घूमने का टूर प्लान बना रहे हैं, जैसे कि जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, माउंट आबू, तो उसके लिए भी आप ट्रैवल ओज़ो कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना ट्रैवल पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये है उदयपुर और उदयपुर घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।